जब उसने ये बात सुनी तो जानवी के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ी देर महेंद्र जी को देखा और फिर धीरे से कहा, मैं किचन में माँ को देखकर आती हूँ। वो अभी किचन के दरवाजे पर पहुंची थी जब हवा में उसे भीनी भीनी सी खुशबू आई। उसने अपनी नजरें उठाकर देखी तो उसकी माँ माधुरी जी की पीठ उसकी तरफ थी। बेशक उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल बिता दिए थे, लेकिन फिर भी खुद को उन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन किया था कि 35 से ऊपर वो लगती नहीं थी। अभी भी वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी यंग और अट्रैक्टिव लगती थी, क्योंकि वो थोड़ी दिखने में छोटी लगती थी तो वो और जानवी कुछ हद तक एक जैसी लगती थी। जब दोनों माँ बेटी एक साथ खड़े हो जाते तो दोनों को लोग बहन बुलाना शुरू कर देते थे। आ गई तुम। जब उन्होंने अपने पीछे जानवी को खड़ा देखा तो उसे मुड़ते हुए कहा। माधुरी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक अपनी उन कोल्ड आइज से देखा जिनमें उसे देखकर एक नम्रता आ गई थी। हाँ, जानवी ने भी जवाब दिया और जाकर अपना हाथ धोने लगी। आजकल कॉलेज में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं सर्दियों की, और तुम्हारे नानू भी कम बिजी हैं, तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम रहा करे तो आके घर पर उनसे मिल लिया करो। बहुत याद करने लगे तुम्हें आजकल। माधुरी जी ने सब्जी फ्राई करते करते जानवी से कहा। ठीक है, हमेशा की तरह जानवी ने आंसर किया। जब माधुरी जी ने जानवी का इतना ठंडा रिस्पांस सुना तो उनके मन में एक विचार चल रहा था। उन्होंने जानवी को नल खोल के हाथ धोते देखा, जो वहां पर बस एक शब्द बोलकर चुप हो गई थी। उनकी बेटी बिल्कुल उनकी तरह थी, उतनी ही जिद्दी और कभी न हार मानने वाली। जानवी ने नल बंद किया और कुछ सोचते हुए अपनी माँ से कहा, परसों वो मुझसे मिलने आए थे। कौन? माधुरी जी ने सब्जी फ्राई करते करते पूछा। जानवी सीधी खड़ी हुई और अपनी माँ को खाना बनाते देखने लगी। थोड़ी देर तक वो बस यूं ही अपनी माँ के अकेले और उनके स्ट्रगल को अपने दिमाग में याद करते हुए देख रही थी। पापा आए थे। जब माधुरी जी ने अपनी बेटी के मुंह से वो शब्द सुना तो एक पल के लिए वो थम सी गई। उनके चलते हुए हाथ इतने अचानक से रुके जैसे किसी ने उन्हें स्विच ऑफ कर दिया हो। उन्होंने कहा था फ्राइडे को रश्मि और कबीर की एंगेजमेंट सेरेमनी है, तो वो चाहते हैं मैं उसमें आऊं, और उन्होंने ये भी बोला है दादू की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। तुम जैसा डिसीजन लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। थोड़ी देर के बाद माधुरी जी अचानक से जानवी की तरफ मुड़ते हुए बोली। जानवी, तुम्हारे पापा और मेरे बीच जो कुछ हुआ वो बस इसलिए क्योंकि हमें अपनी शादी अच्छे से मैनेज करने नहीं आए, लेकिन ये बात सब पर लागू नहीं होती। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी खुशी और अपने हक के लिए अपनी लड़ाई कभी मत रोकना। मेरा बच्चा एक स्मार्ट बच्चा है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जानवी ये सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई और फिर उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ माँ समझ गई। फिर माधुरी जी आगे बोली, आरव दिखने में काफी अच्छा है और दिल का भी बहुत अच्छा है। रही बात कबीर की तो उसे भूल जाओ। बेशक तुमने एक दूसरे के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे, काफी सारे मुश्किलें आई, लेकिन जब आप किसी नए रिश्ते में घुसते हो तो पुराने को याद नहीं करते। पुराने का स्ट्रगल पुराने में होता है और नए का नए में। हमें अपने बनाए हुए, अपने चुने हुए रिश्तों पर भरोसा करना पड़ता है। जानवी, हम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए तो भी हम एक औरत है। लाइफ के एक पड़ाव के बाद थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। अगर कोई स्वीट इंसान है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें वो प्यार दे सकता है, तो क्यों ना उसे उतनी सिंसियरली एक्सेप्ट किया जाए। अपनी माँ को सुनते सुनते जानवी के मन में बहुत सारे इमोशंस जाग रहे थे और वो बिना कुछ बोले बस अपनी माँ माधुरी जी को देख रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर उसका बहुत दिल किया एक सवाल पूछने का कि अगर वो ये सारी बातें जानती थी फिर इतने सालों तक अकेले क्यों रही? अकेले जीवन के इतने साल क्यों निकाले? जैसे वो शब्द उसके मुंह से बाहर निकलने वाले थे उसने खुद पर कंट्रोल किया। अब जब चीजें इतनी खराब हो चुकी है तो फिर पुराने घाव को, पुराने जख्मों को उधेड़ के क्या ही मिलेगा? उसने बस अपनी माँ को देखा और उस टॉपिक पर आगे बात न करने का ही सोचा, बल्कि उसे ये याद आया कि रश्मि जिस रीजन की वजह से उससे मिलने आई थी उसके बारे में बात करनी चाहिए। माँ, जब आपने पापा से डाइवोर्स लिया था तब उन्होंने अरोड़ा कल्चर मीडिया के 20% शेयर्स आपको दिए थे। वो डॉक्यूमेंट अभी भी आपके पास है क्या? जानवी की बात खत्म होते ही माधुरी जी थोड़ी सी हैरान हो गई। उन्होंने अचानक से जानवी की तरफ मुड़ के देखा और उससे सरप्राइज होते हुए पूछा, तुम क्यों अचानक ये सब बातें पूछ रही हो? वो तो इन सब बातों के बारे में लगभग भूल ही गई थी। बताएं ना माँ, वो अभी भी आपके पास है क्या? उसकी नजरों में कोई छल कपट, कोई अंदरूनी बातों को जानने की जिज्ञासा नहीं दिख रही थी, जिससे माधुरी जी उसके इंटेंशन समझ नहीं पाए। उन्होंने थोड़ी देर जानवी को यूं ही देखा और फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ वो अभी भी मेरे साथ है। माँ, मुझे वो 20% शेयर्स चाहिए। आप साइन कर देंगे क्या मेरे लिए? जानवी की आंखों में उम्मीद थी कि उसकी माँ उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करेगी।
ये सुनकर माधुरी जी के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अपने चेहरे पर उन्होंने आने नहीं दिया। उन्होंने जानवी की तरफ देखा और सारी बातें समझते हुए पूछा, वो लोग तुमसे मिलने भी आ गए इसके लिए? माँ, आपको ये बात कैसे पता? जानवी ने पूछा। माधुरी जी ने सब्जियों को पैन में डाला और उसे फ्राई करते हुए कहा, अगर वो तुमसे मिलने नहीं गए होते तो तुम मुझसे इस बारे में पूछती ही नहीं। एक काम करो, सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पहले धो लो और सब कुछ होने के बाद मेरे साथ स्टडी रूम में आना। और उसके बाद दोनों माँ बेटी के बीच में बातों का सिलसिला यूं ही खत्म हो गया। जानवी ने करीब 1 घंटे तक जाकर माधुरी जी की मदद किचन में करी और करीब 1 घंटे बाद दोनों ने मिलकर सारा खाना बना दिया। खाना देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था। जब जानवी सारा खाना लेकर किचन से बाहर गई तो उसे अपने नानू की जोर जोर से हंसी सुनाई दी। आरव बेटा, तुम्हारा चेस खेलने का टैलेंट तो उन दोनों बुढ़ों से भी बहुत अच्छा है। ये कितनी रेयर चीज है, उन दोनों के घर में तुम जैसा बच्चा पैदा हो गया। आजकल ज्यादा बच्चों को चेस में इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ तक कि जानवी को भी नहीं था। कितनी बार मैंने उसको सिखाया है, लेकिन हमेशा हारने के डर से बीच में गेम छोड़कर भाग जाती थी। वैसे चेस तो इसको अभी भी अच्छा नहीं आता है, लेकिन ये लड़की लूडो में बहुत तेज है। पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक है इसके पास, लेकिन हमेशा सबसे पहले चारों गोटियां इसी की होम होती है, यहाँ तक कि मैं भी इसके सामने कुछ नहीं। नानू, ये हमेशा आपके साथ चेस खेलती है क्या? चेसबोर्ड पर गेम चला जा रहा था और दोनों के बीच बातें बढ़ती जा रही थी। आपकी बारी नानू। ओ अच्छा, चलो बताता हूँ। देखो, मेरी कुछ ज्यादा हॉबीज नहीं है। तुम्हारी दादी की तरह मैं भी कभी कभी चेस खेल के टाइम पास कर लेता हूँ। जब तुम्हारी नानी यहाँ पर थी तब वो मेरे साथ खेल लिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद कोई भी नहीं था। तो बाद में जानवी मेरी चेस बडी बन गई। महेंद्र जी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, जब तुम थोड़ा फ्री रहो तो अपने दादू दादी के साथ टाइम पास करने जाया करो। अब क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं तो घर पर वो भी बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे। जानवी ने खाना टेबल पर रखते हुए कॉफी टेबल पर खेल रहे दोनों चेस प्लेयर्स को आवाज लगाते हुए कहा, चलिए इन सबको बंद करिए, खाना निकल गया है। जब आरव ने आवाज सुनी तो उसने जानवी की तरफ मुड़ के देखा और उसकी तरफ प्यारी सी स्माइल की। फिर आरव ने अपना हाथ महेंद्र जी की तरफ बढ़ाया ताकि वो उसको पकड़ के खड़े हो सके। आइए नानू, खाना खा लेते हैं पहले। ठीक है, खाना खाने के बाद हम फिर से खेलेंगे। अरे, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इसे अभी ऐसे ही रहने दो, महेंद्र जी ने सविता आंटी से कहा, जो उनके वहां से जाने के बाद उस सामान को हटाने लगी थी। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आरव और महेंद्र जी को दो बडीज की तरह एक के बाद एक ड्रिंक करता हुआ देख जानवी आरव के थोड़ा करीब हुई और उसके कानों में बोली, लगता है नानू को आप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। लोगों को खुश करना बहुत अच्छे से आता है आपको। जानवी की धीमी आवाज आरव के कानों में गई। जब आरव ने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो अपनी चम्मच से उसे इशारा करके उसकी तरफ खाना दिखा रही थी। कहीं मेरी मैडम को मुझसे कोई खतरा तो नहीं लग रहा? उसकी प्यारी सी सॉफ्ट आवाज में एक अलग ही नशा था। जानवी ने उसे साइड से देखा और उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी, जैसे कि उसे आरव की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह अपना खाना खाने लगी और उसके सामने बैठे महेंद्र जी आरव के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगे। डिनर के बाद जानवी ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और माधुरी जी के स्टडी रूम में गई। वही महेंद्र जी अभी भी चेस खेलने चले गए थे। वही जानवी ने घुसने से पहले दरवाजे पर नॉक किया और तुरंत माधुरी जी की आवाज अंदर से आई, कम इन। ऑर्डर सुनकर जानवी ने दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो माधुरी जी अपनी स्टडी डेस्क पर आराम से बैठी हुई थी। वो इस समय कुछ देख के बहुत ही ज्यादा स्पीड में लिखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बच्चों के लिए असाइनमेंट बना रही है। अंदर जाकर जानवी ने बहुत प्यार से अपनी माँ को बुलाया, माँ। माधुरी जी ने भी बहुत आराम से उसे देखा, जो अभी दरवाजे पर खड़ी थी। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने अपने हाथ में रखा पेन हटाया और जानवी को उनके सामने वाली रखी सीट पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने अपने स्टडी डेस्क के एक शेल्फ से एक फाइल निकाली और उसमें से रखा डॉक्यूमेंट देखने लगी। जानवी अपनी माँ के पास चलकर गई और जिधर वो देख रही थी उधर ही वो भी देखने लगी तो उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। ये वही डॉक्यूमेंट था जो देवराज जी ने डाइवोर्स के टाइम माधुरी जी को ऐसा कंपनसेशन दिया था। अगर तुमने इस बारे में बात नहीं की होती तो मैं तो इसे भूल ही गई थी। वो बहुत कैजुअली डॉक्यूमेंट के एक पन्ने से दूसरे पन्ने को पलटने लगी और जानवी की तरफ देखते हुए कहती है, एक्चुअली ये सब तुम्हारा ही तो था। आफ्टर ऑल बिजनेस में मैं अच्छी नहीं हूँ और मैं ये भी होप करती हूँ कि जैसा कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ कभी नहीं हो और वो परिवार तुमसे या तुम्हारा फायदा कभी भी उठा ना पाए। फिर उन्होंने अपना पेन उठाया और जल्दी से अपने नाम की जगह पर साइन कर दिया।
वापस उसे फोल्डर में डालकर उन्होंने वो फाइल जानवी के हाथों में पकड़ा दी और जानवी ने भी उनको देखते हुए फाइल एक्सेप्ट कर ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम पर उसे क्या बोलना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने फाइनली एक टॉपिक ढूंढ ही लिया। कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है क्या? हाँ, वैसे ज्यादा क्लासेस तो है नहीं। अब मैं दिन का 2 ही क्लास लेती हूँ तो पिछले कुछ सालों से ज्यादा इजी हो गया मेरे लिए। तुम आओ बैठो, ब्लैक टी पिलाती हूँ। माधुरी जी ने अपने सामने रखे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के गट्ठे को समेटा और उसे उनकी जगह पर रख दिया। फिर वो उठी और स्टडी रूम में ही रखे सोफे की तरफ चली गई। ले जाना ये वाले लीव्स, मुझे वैसे भी चाय पसंद नहीं है। माधुरी जी ने बहुत प्लेनली रिप्लाई किया। थोड़ा चुप्पी बनाने के बाद उन्होंने आगे कहा, तुम हमेशा ग्लोरी वर्ल्ड में ही रहने का प्लान कर रही हो क्या? अब पहले जैसे हालात तुम्हारे नानू की रही नहीं। कुछ महीनों पहले तक वो सोच रहे थे तुम्हें एब्रॉड भेजे ताकि तुम थोड़ा स्टडीज में पीजी कर लो। तुम समझ रही हो ना वो क्या कहना चाहते हैं? ये सुन के जानवी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तुम्हारे पापा और मेरी वजह से हमने तुम्हारा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। इतने सालों में हमसे ज्यादा केयर तुम्हें मिली नहीं। जानवी, तुम्हें लगता है माँ होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी की तरह हूँ? अचानक से माधुरी जी की आंखें थोड़ा इमोशनल हो गई थी। उनके हाथों की पकड़ चाय के प्याले पर जानवी को देखते देखते और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। जानवी उनकी बात सुनकर एक पल को हैरान रह गई और फिर अपना सरनामे हिलाते हुए उसने मना कर दिया। उसके इम्प्रेशन में उसकी माँ माधुरी जी हमेशा से एक काफी कोल्ड पसंद रही है। वो हमेशा अपना ऑरा मेंटेन करके रखती थी, यहाँ तक कि उसके पिता ने बहुत बेदर्दी से उन्हें धोखा दिया, लेकिन फिर भी सारा दुख सारी निराशा उन्होंने खुद तक ही रखी। कुछ दिन तक तो वो इस गम में डूबी थी, लेकिन फिर थोड़े दिनों में उन्होंने सब चीज पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन करने का सोचा। जानवी तो ये कहना चाहती थी कि उसकी माँ हमेशा से उसके लिए एक रोल मॉडल रही है। जब उन्होंने जानवी के मुंह से ये सुन तो उनके मुंह से हंसी निकल गई। उनकी उम्र के बावजूद भी वो चेहरे की मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी मुस्कान में एक माँ का प्रेम था। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे हमेशा अपने जवानी के दिन याद आते हैं और देखो ना, पलक झपकते ही अब मैं बूढ़ी हो गई। वो यादें कितनी ही सुंदर, कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ साथ उन यादों पर धूल जम ही जाती है। जानवी अपने माँ के उन घूमे हुए शब्दों का मतलब समझ रही थी, माँ। लेकिन इसके आगे माधुरी जी ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। ठीक है, बहुत लेट हो गया है। अगर तुम लोग ज्यादा लेट हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, इसलिए जाना है तो अभी निकल जाओ। तो कल भी आरव का ऑफिस है ना, तुम लोग निकालो। माधुरी जी हमेशा अपनी बातें खुद तक ही रखती थी और किसी से भी उसका जिक्र नहीं करती। यहाँ तक कि अगर बात उनकी बेटी की है तो भी वो जानवी से अपने बारे में या अपने लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में कभी नहीं बोलती थी, और खासकर उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। जब जानवी ने देखा कि उसकी माँ थोड़ा सा डाउन फील कर रही है तो उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी माँ अभी उससे कुछ बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां से चली गई। क्रिस्टल पैलेस जाते टाइम गाड़ी जानवी ड्राइव कर रही थी। आरव ने महेंद्र जी के साथ काफी ज्यादा पी ली थी, तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तुरंत आंखें बंद करके रेस्ट करने लगा। गाड़ी में बहुत शांति थी। इनफैक्ट ये फील हो रहा था कि ये शांति नॉर्मल नहीं बल्कि किसी बात के गड़बड़ होने के निशानी है। जब वो थोड़ा आराम से बैठ गया तो आरव ने अपनी आंखें खोल दी और अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ को गाड़ी ड्राइव करते हुए देखने लगा। उसके चेहरे पर काफी शांत एक्सप्रेशंस थे और फॉक्स सिर्फ और सिर्फ आगे रोड पर, लेकिन उसके आसपास एक कोल्ड ऑरा था जिसे देखकर आरव ने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी। माँ ने कुछ कहा क्या? अचानक से उसकी आवाज से जानवी एक पल को डर गई और उसका ध्यान टूट गया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बस समझ नहीं आ रहा जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं मैं उस चीज का करना क्या चाहती हूँ। मुझे लगा था वो मुझे नहीं देगी। जब आरव ने उसकी ये गोल गोल बातें सुनी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसके कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस को देखते हुए जानवी ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाली और दूसरे हाथ से 2 फाइल्स आरव को थामते हुए कहा, आप खुद देख लीजिए। आरव ने उसके हाथ से वो फाइल ली और पहली फाइल उसमें से खोल कर देखी। ये वो डॉक्यूमेंट था जो माधुरी जी ने जानवी को साइन करके दिए थे, और दूसरी फाइल एक कॉपी डॉक्यूमेंट था जो उस दिन जानवी ने साइन करके दिए थे, जिसके साथ 5 लाख का चेक भी था। ये देखकर आरव के आंखों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। उसके एक्सप्रेशन से ये बता पाना मुश्किल हो गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी लंबी सी उंगलियों ने वो चेक अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। इसका क्या मतलब है? ये उनका सो कॉल्ड कंपनसेशन है जो मुझे दे रहे हैं? रश्मि ने आज मुझे यही देने के लिए बुलाया था, तो तुम गई थी? आरव ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और जानवी के एक्सप्रेशंस में कुछ और नोटिस नहीं किया। तुम जानती थी वो लोग ये करने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुम गई।
जानवी अरोड़ा ओबरॉय, क्या करूं मैं? तुम्हारे बहादुर के लिए तुम्हारी तारीफ करूं? क्यों नहीं जा सकती मैं? जो इन सब में गलत है वो ये लोग हैं, मैं नहीं। उन्हें क्या लगता है मैं माँ की तरह हूं, जो मुझे देंगे वो मैं ले लूंगी। बेवकूफ होऊंगी मैं अगर मैंने उनकी बात ऐसे ही मान ली तो।